विजय जी जरा ये समझाइए कि क्या वक्फ वाकई पूरे हिंदुस्तान पर एक तरीके से कब्जा कर लेने वाला था, तो फिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? हुसैन साहब, बहुत लंबी बहस इस पर वक्त पर हो गई है, हमारे यहाँ भी हो गई और देश में भी हो गई। आज देश में भी भाई, आज प्रदर्शन चल रहा है। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए, दो तीन बातें हैं इसमें महत्वपूर्ण। एक तो बिल बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरी बात जो लोग इसका पूरे प्रोसेस का विरोध कर रहे हैं उन्होंने भी कहा कि सब तरह के जो रास्ते थे उसको अख्तियार किया गया। इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते कि सरकार ने बातचीत के रास्ते नहीं खोले, ये बात सरकार ने अपने तरीके से कर दिया, एक तरीका ही है। अब दूसरा क्या हो रहा है, दोनों तरफ से मुझे लग रहा है एग्जेजरेशन है। एक तरफ एग्जेजरेशन है कि गजवाए हिंद हो जाएगा वक्फ बिल पास हो क्या, और दूसरी तरफ एग्जेजरेशन है कि सरकार जो है सारी मस्जिदों की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन और घर की जमीन कब्जा कर लेगी। दोनों में से भी कुछ भी नहीं होने वाला। जो मुद्दा है, पहला मुद्दा है कि क्या वक्फ बिल में अमेंडमेंट की जरूरत है, तो ज्यादातर लोग मानते हैं जरूरत। क्या अमेंडमेंट होनी चाहिए, इस पर विचार होना था। उसमें दो बड़े मुद्दे आए, जिसमें वक्फ बाय यूजर का और एक नॉन मुस्लिम मेंबर्स को शामिल करने का, जिसका बड़ा विरोध हो रहा है मोटे तौर पर, और ज्यादा विरोध नहीं हो रहा। जेपीसी का पूरा प्रोसेस देखें, उसमें 11 राज्यों में जेपीसी ने काम किया, 25 वक्फ बोर्ड के साथ काम किया और 92 लाख से ज्यादा ईमेल को रिसीव किया। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष क्या है? इसका दूसरा पक्ष यह है कि जेपीसी के जो मेंबर्स हैं उसमें से जो 11 मेंबर अपोजिशन के मेंबर्स हैं, जो नॉन बीजेपी मेंबर्स हैं, उनके किसी अमेंडमेंट को उसमें नहीं लिया गया, शामिल नहीं किया गया। तो कहने के लिए तो आपने बातचीत की है सबसे, लेकिन उनकी बातचीत को क्या जगह दी गई है? और उनके अमेंडमेंट्स को अप्रूव नहीं किया गया, वो तो अलग बात है, क्योंकि पार्लियामेंट में जेपीसी में बहुमत से ही काम होगा। लेकिन उसको जेपीसी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, मूल रिपोर्ट में उसको एनेक्सर के तौर पर शामिल किया गया है। ये 655 पेज की रिपोर्ट है, जिसमें से ऑफिशियल वो 428 पेज की रिपोर्ट हो गई है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है ना कि आपने जो अमेंडमेंट को नहीं किया स्वीकार, वो तो ठीक है, लेकिन बातें सबसे की, बातें सबकी सुनी, लेकिन इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो ये भी एक बड़ा विरोध हो रहा है। अब इन सब मुद्दों के बाद क्या होगा? सड़क पर प्रदर्शन करना, पाल साहब कहें कि अभी कानून नहीं बना, तो कानून बनने के बाद प्रदर्शन थोड़ी होगा। वही सलमान खुर्शीद कह रहे थे कि हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए आए हैं, और डेमोक्रेसी में धरना प्रदर्शन करने का सबके पास है। और आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एक मिनट अवधेश जी, एक जरा बयान बड़ा सुनाना बहुत जरूरी है। एक लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस धरने के खिलाफ एक और धरना हो रहा है हिंदू रक्षा दल की तरफ से। एक साउंड बाइट है, वो जरा सुनिए, फिर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, दो लोगों से उम्मीद है कि ये हर हाल में लाएंगे इस कानून को, लाएंगे तो हिंदुओं के लाएंगे, नहीं तो जिस तरीके से इन्होंने कब्जे कर रखे हैं इनकी एक भूमि, मेरठ में भी मरकट की जमीन हिंदुओं की जमीन है, हिंदुओं की जमीन पे कब्जा कर रखा तेजगढ़ी चौराहे पे। कितने ऐसे मुद्दे हैं आप देखिए, लेकिन दबा दिए जाते हैं। हिंदुओं को एकमात्र देश बचाए, उसे भी खत्म करना चाहते हैं, इस्लामीकरण करना चाहते हैं इस देश का। पूरे देश में जिहाद फैला रखा है इन लोगों ने, बताओ कहाँ नहीं फैला रखा। तो कब तक आप धरना प्रदर्शन पे? देखिए, मैं बैठूंगा जब तक ये बैठे, आज मैं नहीं उठूंगा। बताइए, ज़ारो कतार रो रहे हैं विनोद जी, और कि एकमात्र हिंदू देश बचा, वहां भी जो है लैंड जिहाद चल रहा है हर तरफ। तो ये एक नई रिवायत है कि धरने के खिलाफ धरना। नहीं, उनको भी अपनी बात रखने का हक है। हाँ। जैसे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोगों को हक है, इनको भी है बात नहीं, तो लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि अब ये तो नहीं कह सकते भाई वो धरना न दें। अब कहीं मनाही भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मनाही भी नहीं है। एक नई रिवायत है कि धरने के खिलाफ धरना। नहीं, तो रिवायतें ऐसे ही होती हैं। देखिए, आमतौर पर माना यह जाता है कि जैसे एक मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, तो वो अगर उस मुद्दे के विरोध में दूसरा पक्ष है तो वो 1-2 दिन 4 दिन बाद प्रदर्शन करता है अपनी बात रखने के लिए। अब यह समानांतर हो रहा है, तो नई रिवायतें बनती रहती हैं डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। अब आप याद कीजिए, ये रिवायतें कब से शुरू हुई, जो आपने पहले जिक्र किया। सब वो तो मैं दूसरा जिक्र करने जा रहा हूँ। जब एक बात याद होगा आपको कि जब नई सरकार मोदी जी की आई थी, उससे कुछ समय बाद लिंचिंग की जब घटनाएं बढ़ी थी, उसको लेके एक अवार्ड वापसी का अभियान चला था, याद है? अच्छा, एक छोटी सी चीज बताइए, जवाब में इससे क्या चंद्रबाबु नायडू और पासवान और नीतीश पर कोई प्रेशर इससे पड़ेगा क्या? देखिए, अब ये निर्भर करता है कि ये जो तंजीमें हैं ये किस हद तक उनको अप्रोच करती हैं और कैसे बात करती हैं। नहीं, अप्रोच तो सबने कर ली पहले भी। नहीं, वो देखिए, असर तो पड़ेगा राजनीति, चूंकि चंद्रबाबु नायडू की भी और इनकी नीतीश कुमार की भी मुस्लिम जनाधार इनके पास है। हर्षवर्धन जी, इसका बिहार का कोई एंगल भी देख रहे हैं क्या आप? देखिए, जाहिर है
उनके लिहाज से अगर देखें जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं तो उनके लिए अवसर है ना। भाई बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार को भी मुसलमानों के ठीक ठाक वोट मिलते हैं, नीतीश कुमार कोई कसर नहीं करते हैं। आप बिहार में उतरिए तो वो चंद्रगुप्त मौर्य वो जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है तो उसके सामने आपको अरबी फारसी की बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखती है, तो आपको पटना उतरते ही लगता है कि हाँ उनका जो सो कॉल्ड सेकुलर मॉडल है वो हावी रहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसकी वजह से बहुत कुछ बदलेगा? मैं इसको नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि देश में एक बड़ा वर्ग है जो वक्फ के संशोधन के साथ खड़ा है। आपको मतलब मुझे तो लगता है एक डिबेट ये भी होनी चाहिए कि जितने वक्फ बोर्ड ने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया है उस पर जरा चर्चा हो ना, ये लोग कौन है? ठीक है, ये लोग कौन है? भाई वक्फ बोर्ड कह रहा है आज के धरने में होना चाहिए।